नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राज्यपाल महोदय में। मैं हूं आपके साथ सूरज मोहन झा। कार्यक्रम में आज बात एक ऐसी विभूति की जो पिछले 6 दशक से सक्रिय राजनीति में है और विरले उन राजनीतिज्ञों में शामिल है जो राज्य विधानमंडल और देश की संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। साथ में राज्य के मंत्रिमंडल और देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य रहे हैं। जी हां, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्म 1 जुलाई 1941 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मलिकपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही कलराज मिश्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी संगठन में कलराज मिश्र ने कई पदों पर कार्य किया है। कलराज मिश्र 4 बार उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 3 बार और विधानसभा के 1 बार सदस्य रहे हैं। कलराज मिश्र को संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहने का अनुभव है। वो 3 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कलराज मिश्र लोक निर्माण, चिकित्सा, शिक्षा और पर्यटन विभाग के कैबिनेट मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार में कलराज मिश्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कलराज मिश्र 22 जुलाई 2019 से 8 सितंबर 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाल रहे हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका राजनीति में 6 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के 3 बार अध्यक्ष रहे। राष्ट्रीय दल में भी आपने संगठन की भूमिका निभाई। दोनों जगह आप केंद्रीय मंत्री भी रहे और विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी के सांसद भी रहे। इतना लंबा आपका अनुभव है, कैसा आपका राजनीतिक सफर रहा? ये बात सही है कि मैं सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और शिक्षा भी मेरी वाराणसी में हुई और सार्वजनिक जीवन में पदार्पण प्रत्यक्ष रूप से मेरा 1963 में जब मैंने अपनी एमए की शिक्षा समाप्त की तब हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में। बाद में राजनीतिक क्षेत्र में मैं आया और संगठन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में रहा हूँ जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर चलने वाले शासन के अंतर्गत जो सदन है, पवित्र सदन है, उन सदनों का मैं सदस्य रहा। विधानसभा का भी सदस्य रहा, विधान परिषद का भी सदस्य रहा राज्य के अंतर्गत, राज्यसभा की सदस्य रहा और लोकसभा का भी सदस्य रहा, संसद के दोनों सदनों का, विधानमंडल के दोनों सदनों का। और सौभाग्य इस बात का भी है कि इन सदनों के पश्चात आज मैं सर्वोच्च संवैधानिक पद राज्यपाल के रूप में भी यहाँ विद्यमान हूँ। और संगठन की दृष्टि से मैंने, जैसे आपने बताया कि मैं 4 बार प्रदेश का अध्यक्ष था, राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। कई प्रदेशों की संगठन के कार्य को करने की दृष्टि से जिम्मेदारियां भी मुझे दी गई थी। मैं युवा मोर्चा में सबसे पहले चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा का। और जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैं उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन का संयोजक भी रहा हूं। इस ढंग से मेरी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और यहाँ तक आज पहुँची है और मैं आपके बीच में विद्यमान हूँ।
बात उत्तर प्रदेश की करते हैं सर। एक लंबा अनुभव आपका रहा और देश के सबसे बड़े सूबे राजनीतिक तौर पर अगर हम कहें उसके रहे, आप वहाँ पर कैबिनेट मंत्री रहे और काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय का पदभार आपने संभाला। अगर हम जानना चाहें कुछ ऐसे विशेष कार्य जो आपने मंत्री के तौर पर किए और जिनका असर आज तक हमें समाज में देखने को मिलता हो। मैं उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन और बाद में मुझे मेडिकल एजुकेशन भी दिया गया था, इसका मंत्री रहा हूँ। उस समय सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। जब हम लोग शासन में आए तो हमने एक अभियान चलाया जिसका आज भी लोग नाम लेते हैं। उस अभियान का नाम था गड्ढा मुक्त अभियान। और उसमें चाहे बरसात का दिन हो, चाहे कोई भी दिन हो, गड्ढा सड़क में नहीं रहना चाहिए। हमने अभियान छेड़ा और उस अभियान में मुझे सफलता मिली। पर्यटन के क्षेत्र में मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया, पर्यटन की दृष्टि से अध्ययन किया, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य का प्रदेश हो। इस सभी स्थानों पर कौन कौन से पर्यटन के स्थल अच्छे हो सकते हैं, इसको चयनित किया। बाद में मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे देश के पर्यटन मंत्रियों को बुलाया गया था। उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का मुझे अवार्ड भी मिला। आप 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में एमएसएमई के मंत्री रहे और एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है और इस समय भारत पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहते हैं एमएसएमई का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। आपकी क्या राय है? ये बात सही है कि एमएसएमई का महत्व बहुत अधिक है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं एमएसएमई मंत्री था और मंत्री रहते हुए एमएसएमई के अंतर्गत जो कुछ जटिलताएं थीं, उन जटिलताओं को मैंने समाप्त किया। लोगों को राहत हमने प्रदान किया, चाहे रजिस्ट्रेशन का मामला होगा, चाहे उनको इस सब्सिडी का मामला रहा होगा, अनेक प्रकार के सहयोग का मामला रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उसका मामला रहा होगा। इन सारी चीज़ों में किस ढंग से लोगों को सरलता प्राप्त हो, इस दिशा में अधिकाधिक संवाद बनाते हुए, एसोसिएशंस की बैठकों को करते हुए, क्या क्या उनकी कठिनाइयाँ हैं उनको समझकर उसको सुधारने का हमने प्रयास किया। और इसलिए व्यापक तौर पर एमएसएमई की तरफ लोग बढ़े। इसी के अंतर्गत ये स्टार्टअप्स वगैरह भी हुए। मेक इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और सब मिलाकर एमएसएमई का महत्व अत्यधिक बढ़ा। और मैं कह सकता हूँ कोरोना के दौरान भी 20,000 करोड़ का प्रावधान एमएसएमई के लिए किया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री अनुभव करते हैं कि वोकल फॉर द लोकल ये होना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर जो भी छोटे छोटे उद्योग विकसित हो रहे हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। इस दिशा में इस प्रकार का काम करने का प्रयास किया गया। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से सारी चीज़ें चल रही हैं, एमएसएमई पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आज भारत 5वां आर्थिक क्षेत्र में अपना स्थान बनाया हुआ है, तो आगे चल करके जो उन्होंने घोषणा की है, तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर करके आएगा। मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से ध्यान दिया जा रहा है, निश्चित वो स्थिति का निर्माण होगा। आपका कई दशकों का विधायी अनुभव है। आप 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 1 बार लोकसभा के सदस्य रहे, राज्य में भी विधान परिषद और विधानसभा के आप सदस्य रहे हैं। वर्तमान में जिस तरह से हम बात चाहे संसद में, राज्यसभा या लोकसभा की करें या राज्य विधानमंडलों में करें, जिस तरह की तस्वीरें गतिरोध या व्यवधान की देखने को मिलती हैं, वो उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और साथ में उसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि सत्रों के बैठकों की संख्या हम देख रहे हैं निरंतर कम होती जा रही है।
उसको बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सफलता उसी समय प्राप्त हो सकती है, आम जन को सुविधा और आम जन के कल्याण की उसी समय निर्माण हो सकती है, जिसमें सदन के अंतर्गत जन कल्याण से संबंधित विषयों पर गंभीर चर्चा हो, संवाद हो, और संवाद के माध्यम से जो जन कल्याण की दृष्टि से कानून बनाने की आवश्यकता है उस प्रकार के कानून बनाए जाए। कुछ संसदीय परंपराएं हैं, कुछ संसदीय मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को ध्यान में रख करके संसद या विधानमंडल को चलाया जाए तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक स्वरूप का निर्माण होगा और जिससे आम जन खुशहाली की तरफ अग्रसर होगा। दुर्भाग्य है कि कुछ विषय को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर रोज गतिरोध पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। ये संसदीय गरिमा का अवमूल्यन है और संसदीय गरिमा का अवमूल्यन किसी के द्वारा हो ये अच्छा नहीं है और जन कल्याण के दृष्टि से खिलवाड़ कर रहा है। जो उसको अवसर मिला है जनप्रतिनिधि को, आम जनता ने जो उसको प्रदान किया है, उस अवसर का समुचित तौर पर लाभ नहीं उठाया जा रहा है। न जनता को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत खराब स्थिति है। मैं जितने दिन भी संसद में रहा, चाहे विधानसभा में रहा या विधान परिषद में रहा, मैंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा, व्यक्तिगत स्तर पर और हमारे जो अन्य मित्रगण हैं उनको भी कोशिश की कि संसदीय गरिमा ठीक से बनी रहे और संसद में संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपना आचरण व्यवहार किया जाए ताकि आम जन को हम लाभ पहुंचा सकें। लोकतंत्र की मर्यादा कैसी हो उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, दुखद है। अब हम आते हैं आपके संवैधानिक दायित्व पे। सक्रिय राजनीति से अब आप राज्यपाल के संवैधानिक पद पर सुशोभित अभी हैं, विराजमान हैं। आप अल्पावधि के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, उसके बाद बीते 4 साल से आप राजस्थान के राज्यपाल हैं। किस तरह आपने राजस्थान प्रदेश, जो कि भौगोलिक तौर पर देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको पाया? यहाँ की जनता से आपका किस तरह का वार्तालाप रहा, किस तरह का आपका अनुभव रहा? मुझे 2019 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश में था, लेकिन 1 महीने के बाद ही मुझे फिर राजस्थान प्रदेश में स्थानांतरित किया गया। राज्यपाल संवैधानिक पद है और राज्य के लिए सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसलिए राज्यपाल का दायित्व बनता है कि संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सारा आचरण व्यवहार करे और शासन भी संविधान की मर्यादा के अनुकूल कार्य करे। इस दृष्टि से सदा निगाह रखते हुए उनको सलाह भी दे और उनको इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास भी करे। एक दायित्व है राज्यपाल का और मैं कह सकता हूं कि 4 वर्ष मेरे पूर्ण हो रहे हैं। मैंने इस दायित्व का लगातार पालन किया है। कई दशकों का आपका राजनीतिक अनुभव है और आपकी जो विशेषता रही है वो जनता से सीधा संवाद करने की रही है। अब चूंकि संवैधानिक पद पे हैं, आप राज्यपाल के पद पे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल के पद पे रहकर जनता से वैसा संवाद नहीं हो पाता जैसा आप जनप्रतिनिधि के तौर पर कर पाते थे। तो राजस्थान में यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए जो आप काम करना चाहते हैं वो क्या आप कर पाते हैं? कैसे आप काम करते हैं? ये बात सही है कि मैं लगातार जनता के बीच में जुड़ा रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टि से जिन जिन प्रकार की जिम्मेदारियां हमको प्राप्त हुई, उन जिम्मेदारियों के निर्वहन में जनता का हमें बड़ा सहयोग भी प्राप्त होता रहा है और स्वाभाविक रूप से जनता जो भी उनकी समस्याएं भी रही हैं मिल करके उसका समाधान मुझसे अपेक्षा करती रही है। आज मैं राज्यपाल हो गया हूं तो
सीधे तौर पर तो ये बात सही है कि जनता से जुड़ना नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने इस प्रकार से अपने कार्यक्रम बनाए हैं कि प्रतिदिन लोगों से मेरा मिलना होता है। प्रतिदिन मैं समझता हूँ कि 100 के आसपास लोग मुझसे मिलने आते हैं। लोग अपनी समस्याओं को भी हमारे साथ प्रस्तुत करते हैं, उसके समाधान की दृष्टि से मैं कार्य भी करता हूँ। बहुत होता भी है, बहुत नहीं भी होता है, लेकिन मिलने की प्रक्रिया लगातार प्रारंभ है। विभिन्न प्रकार के लोग, हर स्तर के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग मुझसे मिलते हैं और मिलकर के अपनी बात रखते हैं। उसको जो आवश्यक लगता है मैं उसके अनुरूप उनको सुझाव भी देता हूँ, राय भी देता हूँ। और इतना ही नहीं तो हमारे राजस्थान में, चूँकि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है भूभाग की दृष्टि से, देश का सबसे बड़ा भूभाग है, तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी मुझे जाने का अवसर मिलता है, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मिलता है। तो उस कार्यक्रम में भी जनता का जुड़ाव होता है, सार्वजनिक रूप से आते हैं लोग, मेरे विचार भी सुनते हैं और मुझसे मिलते भी हैं। तो यहाँ मुख्यालय पर लगातार लोगों से मिलने का क्रम बना रहता है और बाहर जाने के बाद सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम के माध्यम से भी सामान्य जन से मिलने का मुझे अवसर प्राप्त होता है और जो भी मुझे आवश्यक प्रतीत होता है उसको करवाने का प्रयास भी करता हूँ। लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस दिशा में मैं जहाँ से भी संभव हो सकता है उसको करवाने की भी कोशिश करता हूँ। आपने संविधान की बात की, संवैधानिक मर्यादाओं की बात की। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को बनाया और उसको जब हमने अंगीकार किया तो उन्होंने एक सपना देखा था, एक भारत का। मैं आपसे, चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, आप संवैधानिक पद पे हैं, जनप्रतिनिधि रहे, एक सामान्य परिवार से आप आए हैं, क्या हम वास्तविक में उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए हैं संविधान की? देखिए, संविधान निर्माताओं की ये भावना रही कि हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश को किस ढंग से चलाया जाए जिससे आम जन का कल्याण भी हो सके और देश की एकता और अखंडता भी सुरक्षित हो सके, सामाजिक सद्भाव भी बना रहे। परस्पर जो चूँकि हमारे देश में अनेक प्रकार की विविधता है, उस विविधता को एकता के रूप में कैसे हम स्थापित कर सकें, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमारा संविधान बनाया गया है। और इसलिए संविधान निर्माताओं ने जो संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की है, जो प्रियम्बल प्रस्तुत किया है, उसमें जनता से जुड़े हुए शब्दों को प्रयोग किया है, प्रारंभ किया है। और उस उद्देशिका में पहले ही शब्द है हम भारत के लोग, यानी हम माने पूरी जनता। हम जो शब्द है वयम संस्कृत में होता है, ये भारतीय संस्कृत का मूल भाव है। हम ही भारतीय संस्कृति का, मैं नहीं तू ही, हम सब लोग, ये इसके अंतर्गत ये भाव प्रकट होता है। इस भाव को लेकर संविधान का निर्माण किया गया और इसके अंदर ही ये कहा गया है कि ऐसा संविधान बने जो संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार प्रदान कर सकने में सक्षम हो। ऐसा संविधान बने जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो धर्म और उपासना पद्धति की स्वतंत्रता, जो समता की स्थापना और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करते हुए एक बंधुता की स्थिति निर्माण कर सके, ऐसा संविधान बनना चाहिए। अपनेपन वाला संविधान बनना चाहिए। जो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, पारिवारिक हिसाब को प्रस्तुत करने वाला संविधान बने। और इसलिए दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन लोगों ने किया और भारतीय प्राचीन मूल्यों को भी लोगों ने देखा, ग्रंथों को भी देखा, वैदिक काल को भी देखा, पौराणिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया और वो अध्ययन करने के पश्चात ही ये संविधान दिया गया है। ऐसे हमारा भारत का संविधान बड़ा पवित्र ग्रंथ है। आपने कहा भारतीय संविधान को एक विशेष लक्ष्य,
एक पवित्र लक्ष्य के अंतर्गत बनाया गया। लेकिन कोई भी संविधान तब सफल होता है जब उसके बारे में जागरूकता हो, देश के हर नागरिक को उसके अधिकार, उसके कर्तव्य पता हो। आप संवैधानिक सर्वोच्च पद पर हैं इस समय राज्य के। संविधान की जागरूकता आम लोगों में हो, खासतौर से जैसे आप राजस्थान में हैं तो यहाँ लोगों में हो, तो एक राज्यपाल के तौर पर आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए? ये बात सही। जब मैं राजस्थान में आया तो 2019 में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो कार्यक्रम मनाया गया था और बार एसोसिएशन की तरफ से मुझे बुलाया गया था। मैं संविधान पर ही बोला था उस समय। बाद में हमारी जो कुछ लोगों से बात होने लगी तो हमने पूछा प्रियम्बल के बारे में, हमने मूल कर्तव्य के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स की जानकारी तो थी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं बहुत कम लोगों को मैंने देखा होगा, लेकिन खास उस पर गंभीरता नहीं थी। प्रियम्बल के बारे में भी खास गंभीरता नहीं थी। मुझे लगा कि इस स्तर के अंतर्गत जो इस प्रकार की गंभीरता नहीं है तो इसको आम जनता पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए उस समय मैं तय किया कि किसी भी कार्यक्रम में मैं जाऊंगा तो संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है और संविधान का जो मूल कर्तव्य है, पहले तो फंडामेंटल राइट्स था, बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज आया है, तो मूल कर्तव्य है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। और किसी भी कार्यक्रम में जाने के पश्चात सबसे पहले मैं संविधान की उद्देशिका का वाचन करता हूँ, लोग उसको दोहराते हैं और फिर मूल कर्तव्य का मैं वाचन करता हूँ, लोग शुद्ध ध्यान से सुनते हैं। लोगों ने इसको पसंद किया और सब तरफ पूरे राजस्थान प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि विश्वविद्यालय जो हमारे जिनके हम कुलाधिपति हैं, उन विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों के बीच में इसको हमने उद्देशिका को दोहराया है और मूल कर्तव्य पढ़ करके उनको सुनाया है। तो ये जागरूकता की स्थिति तो इस तरीके से हमने पैदा करने का प्रयास किया। बाद में मुझे लगा कि संवैधानिक दृष्टि से ये भी लोगों के मन मस्तिष्क में जाना चाहिए। संविधान को लोग नीरस विषय के रूप में मानते हैं, तो मानना चाहिए कि संविधान भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ग्रंथ है, ग्रंथ भी है। और जब मूल संविधान हमने देखा तो मूल संविधान में जहाँ पूरा संविधान का लिखा हुआ है, वहीं शांति निकेतन के मुख्य कलाकार नंदलाल बोस जी और उनके सहयोगियों ने संविधान के हर भाग के पहले चित्रकारी की है। वो सारी चित्रकारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रतीक चिन्ह के रूप में है। और उस चित्रकारी को देखने के बाद लगता है कि भारत की हर क्षेत्र की, जहाँ की सभ्यता है, जहाँ की विशिष्टताएं हैं, जहाँ के महापुरुष हैं, ऐसे लोगों को उकेरा गया है। और इसलिए अगर इस दृष्टि से संविधान को देखा जाए तो लोगों की रुचि बढ़ेगी। अगर उस मूल संविधान के प्रतीक को ध्यान में रखते हुए जो चित्रकारी की गई है, वो चित्रकारी भी उस दृष्टि से बने, ये सोचकर मैंने पूरे विश्वविद्यालयों में जो हमारे उसमें हैं, उन विश्वविद्यालयों में हमने संविधान वाटिका बनवाई, संविधान स्तंभ। उसमें ये सारी चीज़ें, फिर 22 भाग, उसके पहले बाकायदे क्या चित्रकारी की गई उसको उकेरा गया है। और फिर उसको करने के बाद मुझे लगा कि राजभवन में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो राजभवन में हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जब से प्रारंभ हुई उसका ऐतिहासिक स्वरूप हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी, कितने लोग रहे, फिर कितनी कमेटियां बनी, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, उनके सदस्य कौन थे, ये सारी चीज़ें देख करके फिर पहली मीटिंग कहाँ हुई, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने राजेंद्र प्रसाद जी को कब संविधान की वो ड्राफ्ट कमेटी प्रस्तुत किया, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। और उसको देखने के पश्चात लोगों को लगता है एक अद्भुत प्रकार का
आनंद का अनुभव लोग करते हैं। तो ये हमने पूरे प्रदेश भर में करने का प्रयास किया है। राजभवन में जो आपने संवैधानिक पार्क बनाया है, इसमें हमने देखा जिस तरह से आपने बताया कि संविधान को लोग नीरस विषय मान लेते हैं, लेकिन रोचक हो, जैसे आपने उदाहरणों से भी बताया, यहाँ पे खुद भी हमने, हमारी टीम ने शूट के दौरान पाया कि चित्रकारी और मूर्ति के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी किस तरह से संविधान को बना रही थी, किस तरह से, जिस तरह से नंदलाल बोस जी ने चित्रों के माध्यम से संविधान को बताया है, इसमें बताया गया। तो क्या राजभवन के द्वार अब आम जनता के लिए खुलेंगे, वो आके इसे देखें, समझें? इसमें हमने तय किया है कि हर शुक्रवार और शनिवार को लोग आएँ, देखें, और इसके लिए बुक कराते हैं लोगों के लिए। आप संविधान और संस्कृति के मर्मज्ञ माने जाते हैं, जानकार माने जाते हैं। प्रजातंत्र के धर्म के विषय में हम अगर आपसे जानना चाहें, जनता जानना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का एक स्वरूप भी है। भले ही इसके माध्यम से जन कल्याण की दृष्टि से कानून, बाकी सारी चीज़ें बनती हों, भले ही इसके माध्यम से लोगों के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते होंगे, भले ही इसके माध्यम से दिशा निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह भी इसके अंतर्गत दिए जाते होंगे, लेकिन सब मिलाकर यह संविधान पूर्ण भारत के संस्कृति और सभ्यता का जो देश के अंदर विविधता है, उस विविधता को भी इसके अंदर उकेरा गया है। और इसलिए यह संविधान भारतीय संस्कृति के एक प्रतीक के रूप में है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। राज्यपाल के तौर पर आपकी जो संवैधानिक मर्यादा है, वो एक गार्जियन, गाइड के तौर पर है। आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। अगर हम राजस्थान प्रदेश की बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए आपका विज़न क्या रहा? अगर हम आपके नवाचारों की बारे में जानना चाहें तो किस तरह के नवाचार आपने यहाँ किए? मैंने विश्वविद्यालयों में नवाचार किया है, और वो विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इस दृष्टि से हमने विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए शोध कार्य अधिकाधिक हो, इसकी भी हमने कोशिश की है। रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम रखे जाएं, इसकी भी हमने व्यवस्था की है। इसके लिए विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए जाएं, ताकि इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से लोग सारी चीज़ें करते रहें। इसके लिए स्टेट यूनिट ये मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए, ताकि सब एक स्वरूप दिखाई पड़े। और प्रयास ये हमने किया है, विश्वविद्यालयों में जल संरक्षण की दृष्टि से, वर्षा के पानी की दृष्टि से उसका संचयन करने का प्रयास किया जाए। सोलर की दृष्टि से भी हमने प्रयास किया है, अनेक विध ये कोशिश की है। और इतना ही नहीं, तो जैसे हमारे जिम्मे ट्राइबल डेवलपमेंट का भी जिम्मेदारी है, तो उसके ट्राइबल्स के अंदर एक आत्मविश्वास की स्थिति का निर्माण हो, आत्मनिर्भरता की तरफ लोग अग्रसर हो सके, इसके लिए भी हमने काम किया है। राज्यपाल के तौर पर आपने 4 वर्ष पूर्ण किए, कई तरह के नवाचार किए, संवैधानिक जागरूकता राजस्थान के लोगों में बढ़े, देश के लोगों में बढ़े, उसको लेकर आप तमाम प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय समूह और तमाम जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाए जाए, इसके प्रयास आप कर रहे हैं। आखिरी सवाल, राजस्थान के प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान खुशहाली की तरफ अग्रसर हो, राजस्थान के अंदर सद्भाव की स्थिति निर्माण हो, परस्पर माताओं बहनों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो, और किसानों को साथ में लेकर उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करते हुए हम चल सके, इसके लिए राजस्थान वासी आगे बढ़ करके साथ में मिलकर काम करें, यही मेरी लोगों से अपेक्षा है, यही मैं लोगों से आग्रह करता हूं करने के लिए। कलराज मिश्र जी, आपने अपने 6 दशक के अनुभव, साथ में राज्यपाल के तौर पर आपके जो संवैधानिक दायित्व हैं, उनको संविधान की जागरूकता किस तरह बढ़े और समाज के सभी वर्ग आगे बढ़ें, उसको लेकर अपनी राय, अपने अनुभव संसद टीवी के माध्यम से पूरे देशवासियों के साथ साझा के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम राज्यपाल में हमने बात की राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से। उन्होंने अपना अनुभव हमारे माध्यम से पूरे देशवासियों को बताया। तो आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी विभूति के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी।